हेलो फ्रेंड्स, अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है। और जो पिछला लेक्चर था उसमें ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो टॉपिक है वो पूरा नहीं हो पाया था, तो इसे हम पूरा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मैंने डेफिनेशन बताई कि इट इज़ ए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू कमोडिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यानी ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? दो कोमोडिटीज़ का, टू गुड्स का। ठीक है, दो गुड्स का ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन है, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, विच रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फैक्शन एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। हर एक आउटपुट पे जो सेटिस्फेक्शन होता है वो सेम रहता है, मतलब प्रत्येक आउटपुट पे जो संतुष्टि का स्तर रहेगा वो इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? इक्वल रहेगा विथ लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है और लिमिटेड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब इसकी कुछ अजम्पशन है वो भी हमें ध्यान में रखनी है। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है वो क्या है बच्चों? देखो इसकी अजम्पशन क्या है। पहली अजम्पशन है कि इसमें दो कमोडिटीज होगी ओनली, जैसे एक एक्स हो गई, एक वाई हो गई। ठीक है, या जैसे वीट एंड राइस हो गए। ठीक है, यानी दो कमोडिटीज होगी। क्लियर है? अच्छा, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज क्या होंगे? लिमिटेड। ठीक है, और टेक्नोलॉजी जो होगी, टेक्नोलॉजी वो कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसके अलावा एक और इसकी अजम्पशन है, वो भी मैं लिखा देता हूँ आप लोगों को। नंबर फोर जो अजम्पशन है वो रहेगी, जो रिसोर्सेज हैं, क्या है? रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज्ड, पूरे के पूरे यूटिलाइज होंगे। जितने रिसोर्सेज है पूरे के पूरे रिसोर्सेज क्या होंगे? यूटिलाइज होंगे। तो ये चार अजम्पशन आपको ध्यान में रखकर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाना है। सबसे पहली अजम्पशन है, इसमें केवल दो कमोडिटी होगी और रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, और जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका फुल्ली यूटिलाइज होगा। क्या होगा? फुल्ली यूटिलाइज होगा। अब बेटा हम आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा आप लोग। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक लैंड है। क्या है बच्चों? लैंड से चलते हैं हम। ये एक लैंड है, इस लैंड पर, ठीक है, वीट का प्रोडक्शन किया जा सकता है, मतलब गेहूं का, और इस पर राइस का प्रोडक्शन किया जा सकता है। किसका? राइस का, मतलब चावल का। ठीक है ना। ये एक लैंड है, इस लैंड पर गेहूं और चावल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये जो लैंड है वो गेहूं के लिए ज़्यादा सूटेबल है। किसके लिए? गेहूं के लिए। मतलब अगर गेहूं का आप प्रोडक्शन करोगे तो वो ज़्यादा मात्रा में होगा, और जो राइस का प्रोडक्शन है वो कम मात्रा में होगा, वो उतना नहीं हो पाएगा जितना वीट का प्रोडक्शन है। क्योंकि ये जो लैंड है वो वीट का अगर प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए ये जो लैंड है वो अनुकूल है। ठीक है ना। राइस के लिए इतनी अनुकूल नहीं है। क्लियर है? तो देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा वीट। ठीक है, यहाँ दो कमोडिटीज़ लेते हैं पहले। ठीक है ना। चलिए वीट और, ठीक है,
और यहाँ मैं लिखता हूँ राइस, ठीक है। और इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम, ठीक है। जैसे ए, यहाँ पूरा दिखना चाहिए ये, ठीक है ना, ए बी सी डी एंड ये ई। अब सबसे पहले अगर हम इस पूरे लैंड पे सिर्फ वीट का प्रोडक्शन करें तो बेटा 100 टन, कितना, ये टन्स में है, ध्यान रखना, किस में है, टन्स में है, और ये भी आपका टन्स में है, ठीक है। 100 टन पूरे लैंड पे सिर्फ किसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, वीट का ही प्रोडक्शन किया जा रहा है पूरे लैंड पे। इसका मतलब राइस का प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, इट मीन्स राइस का प्रोडक्शन फिर तो 0 होगा। क्लियर है भाई, पूरे लैंड पे हम किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और अगर पूरे लैंड पे वीट का प्रोडक्शन करें तो 100 टन वीट का प्रोडक्शन होगा। कितना होगा, 100 टन। तो राइस का प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम राइस का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं पूरे लैंड पे राइस का प्रोडक्शन करूं और वीट का प्रोडक्शन ना करूं, पूरे लैंड पे सिर्फ राइस का प्रोडक्शन करूं, वीट का प्रोडक्शन ना करूं, तो ऐसी कंडीशन में राइस 40 टन, कितना, 40 टन प्रोडक्शन हो सकता है। मैंने अभी बताया था कि जो लैंड है वो वीट के लिए ज़्यादा अनुकूल है। वीट का अगर प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर पाओगे, राइस का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाएगा। तो अगर पूरे लैंड पे मैं अगर राइस का प्रोडक्शन करूं तो 40 टन राइस क्या होंगे, 40 टन राइस का प्रोडक्शन होगा। इट मीन्स फिर वीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है? अब देखिए, अगर मैं इतने पार्ट में, कितने पार्ट पे, इतने पार्ट पे वीट का प्रोडक्शन करूं और इधर वाला जो पार्ट है ये, यहाँ पे अगर राइस का प्रोडक्शन करूं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 90 टन तो वीट हो रहा है और राइस होता है 10 टन, कितना, 10 टन, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मुझे क्या करना है कि राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो राइस का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे लैंड ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी राइस के लिए। तो मैंने इतने प्रोडक्शन पे, इतने लैंड पे वीट का प्रोडक्शन किया, इतने लैंड पे, और इधर वाला जो लैंड है इस पे राइस का प्रोडक्शन किया। तो बेटा वीट का तो प्रोडक्शन हुआ 70 टन और राइस का हुआ 20 टन, ठीक है बच्चों। ठीक इसी प्रकार से मुझे फिर और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो वीट का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम। तो 40 टन तो वीट का प्रोडक्शन हुआ और 30 टन किसका हो गया, राइस का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिए, अब देखिए इस दोनों कमोडिटी को अगर ध्यान से देखें तो एक कमोडिटी को अगर हम कम कर रहे हैं तो दूसरी कमोडिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, एक कमोडिटी को घटाएंगे तभी तो दूसरी कमोडिटी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है भाई। जैसे ये जो लैंड है वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा लैंड का यूज वीट के प्रोडक्शन के लिए करूँगा तो राइस का जो प्रोडक्शन होगा वो कम ही होगा, ठीक है। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है, अगर हम एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को कम करेंगे तो दूसरे कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें हमारे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करना है, पूरा का पूरा क्या करना है, यूटिलाइज। क्योंकि मैंने इसकी अजम्पशन बताई थी, जिसमें पहली अजम्पशन थी कि 2 कमोडिटी होनी चाहिए। बिल्कुल 2 कमोडिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लैंड लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है।
अगर टेक्नोलॉजी में चेंज कर देते तो हो सकता है कि चावल की खेती ज़्यादा मात्रा में भी हो जाती, ठीक है, और जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है। रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं बच्चों? फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। देख लीजिए, ये लैंड रिसोर्सेज जो पूरा का पूरा हम यूज कर रहे हैं लैंड का, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है एक कमोडिटी को कम करेंगे तो दूसरी कमोडिटी बढ़ेगी। क्लियर है? अब इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सुनिए, देखिए, अब इसको यहाँ पे इतना ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम रखते हैं इसको ताकि हमें दिखे, ठीक है ना। चलिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। चलिए, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये 0 एंड ये y, ठीक है। यहाँ मैं राइस का प्रोडक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं किसका दिखा देता हूँ बच्चे? राइस का प्रोडक्शन दिखा देता हूँ। ये राइस का प्रोडक्शन इधर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ 0 तो है, यहाँ 10, फिर हो रहा है 20, फिर कितना बेटा 30, एंड फिर कितना हो रहा है? ये 40 हो रहा है, ठीक है। फिर हम चलते हैं और यहाँ हम, ठीक है, यहाँ हम दिखा देते हैं वीट का प्रोडक्शन, ठीक है ना। क्लियर है? तो वीट का जो प्रोडक्शन हम दिखाएंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे चलते हैं, हम लेते हैं 10 से लेते हैं, चलिए 10, 20, 30, 40, 50 नहीं आएगा, हाँ 20 से लेते हैं, 20, 40, है ना। फिर कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 60 एंड 80, और फिर होगा 100। हमें 100 तक ही चाहिए क्योंकि लास्ट जो वीट का प्रोडक्शन हो रहा है वो 100 टन हो रहा है। अब देखिए, जो पहला कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन फर्स्ट, पहले कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए आप, हम 100 टन वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो राइस का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? 0। तो देखिए, राइस का प्रोडक्शन 0 और वीट का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 100 टन। तो ये पहला कॉम्बिनेशन यहाँ से बना, ठीक है। नंबर 2, आगे बढ़े। राइस का प्रोडक्शन 10 टन, कितना? 10 टन, ठीक है। तो वीट का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 90। तो ये 90 कहाँ जाएगा? देख लीजिए आप, इसके फ्रंट में जाना है, यहाँ पे 90, 100 और 80 के बीच में आएगा यहाँ पे। ये आपका सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया। फिर थर्ड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, 20 एंड 70। अब 70 कहाँ जाएगा? ध्यान दीजिए आप, 70, 60 एंड 80 के बीच होगा, यहाँ ये लीजिए, यहाँ पे है ना, ऐसे। चले भाई बच्चों, फिर 30 पे देखिए, वीट का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? राइस का 30 टन प्रोडक्शन हो रहा है, तो वीट का हो रहा है 40। तो ये 40 कहाँ है? ये 40 ये रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है बच्चों। चलिए फिर यहाँ आइए, राइस का प्रोडक्शन 40 है और इसका 0, तो यहाँ लीजिए, ये 0 यहाँ पे ही आएगा ये। अब इसको देखो, हम मिलाते हैं ऐसे, तो ये इस तरह से कर्व बनेगा, ऐसे बनेगा ये कर्व, इस तरह से। सही नहीं बना थोड़ा, ठीक है, इस तरह से कर्व बनेगा। इस कर्व को हम कहते हैं, इस कर्व को हम कहते हैं बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, इसी कर्व को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। देखिए अब हो क्या रहा है, सुनिएगा, अब ध्यान दीजिए आप लोग और समझने की कोशिश कीजिए। इस कर्व के कुछ और भी नाम होते हैं, पहले उन नामों को समझ लेते हैं। देखो,
जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उनके कुछ अदर नेम है, अदर नेम। अदर नेम में देखिए क्या क्या नाम है इनके। इसमें सबसे पहले हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं इसको बेटा, ठीक है। इसको हम फ्रंटियर कर्व भी कहते हैं ना। चलिए इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री मतलब ये बाउंड्री है, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर नहीं सकते, इसके बाहर जाके हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है, इसीलिए। नंबर 4, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी कहते हैं, ठीक है ना। ये कुछ नाम है, तो किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं फिर अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, है ना। तो सुनिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पीपीसी जो कर्व होगा वो हमेशा, देखो मैं लिख देता हूं, पीपीसी कर्व आर ऑलवेज, ये हमेशा कैसे होगा? डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड्स, और स्लोपिंग होगा। क्या होगा? स्लोपिंग, ठीक है ना, समझे। पीपीसी कर्व क्या होगा? ऑलवेज डाउनवर्ड्स होगा। डाउनवर्ड्स क्यों होता है? इसका एक रीजन है। देखिए जब टू वेरिएबल्स होते हैं, क्या होते हैं? टू वेरिएबल्स, है ना, टू वेरिएबल्स होते हैं, तो जब दो वेरिएबल्स के अंदर क्या होगा कि एक वेरिएबल्स को, जैसे हम वीट को कम कर रहे हैं और उसके रेस्पेक्ट में हम राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ध्यान रखना जब दो वेरिएबल का कर्व बनेगा जिसमें एक वेरिएबल को कम करने पे दूसरा वेरिएबल बढ़े या एक वेरिएबल को बढ़ाने पे दूसरा वेरिएबल्स जो है कम हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा वो कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। जब दो वेरिएबल में इनवर्स रिलेशन होता है, क्या होता है? इनवर्स रिलेशन है, एक को कम कर रहे हैं तो दूसरा बढ़ रहा है, एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा कम हो रहा है, ठीक है। यानी जब दो वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशन होता है तो उसके जो डायग्राम है, उसका जो डायग्राम है ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। समझ में आ गया? लिख देते हैं इसके आगे स्लोपिंग, आगे लिख देते हैं इसके बिकॉज ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे दो कमोडिटीज में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इस वजह से हमेशा पीपीसी जो कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है बच्चों। ये समझ आ गया आपके। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है कि जो पीपीसी कर्व होता है ना,
पीपीसी जो कर्व होता है आर ऑलवेज हमेशा कॉनकेव होता है टू ओरिजिन। ये अपने ओरिजिन से हमेशा कॉनकेव, देखिए कॉनकेव का मतलब क्या होता है, देखो ये इसका ओरिजिन ये है, इसके ओरिजिन से ये हमेशा कॉनकेव होता है, ऐसे ये कॉनकेव है, ठीक है ना, इसे ही कॉनकेव कहते हैं। हमेशा क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको नतोतर। नतोतर मतलब नीचे गिरता हुआ, है ना, नतोतर होता है, ठीक है। ओरिजिन ड्यू टू, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इंक्रीजिंग, क्या बेटा, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ती रहती है। देखिए जैसे अभी हमने एग्जाम्पल्स किया था, उसी एग्जाम्पल्स को हम वापस यहाँ रिवाइज करते हैं एक बार। जैसे मैंने कहा था वीट एंड राइस, ठीक है, उसी एग्जाम्पल्स की हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल के देखते हैं। 100, 90, 70, 40 एंड 0, ठीक है। राइस कितना है हमारा, 0, 10, 20, 30 एंड ये 40। अब मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये बात मैंने आपको बताई थी। देखिए सुनिएगा, नीचे मैंने कहा था कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होती है, सुनिए। मैंने कहा एक यूनिट का अगर गेन होता है, एक कमोडिटी से एक यूनिट का अगर गेन होता है, तो उसके लिए जो सेकंड कमोडिटी है, सेकंड जो कमोडिटी है, उस कमोडिटी की कितनी, हाउ मैनी यूनिट जो है वो सेक्रीफाइस करनी होगी, यही बताया था। यानी एक यूनिट, एक कमोडिटी की एक यूनिट को बढ़ाने में दूसरी कमोडिटी की कितनी यूनिट हमें कम करनी पड़ेगी। देखिए यहीं देख लीजिए आप, जैसे राइस की, ये जो राइस है ना, राइस की कितनी यूनिट, राइस की देखिए आप, राइस की हम 10 यूनिट बढ़ा रहे हैं। राइस की 10 यूनिट को बढ़ाने पर हमें वीट की कितनी यूनिट कम करनी पड़ रही है, 10 यूनिट ही कम करनी पड़ रही है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, राइस की फिर से 10 यूनिट को बढ़ाने में हमें वीट की कितनी यूनिट कम करनी पड़ रही है, 30 यूनिट कम करनी पड़ रही है, देख लीजिए। फिर राइस की 10 यूनिट को बढ़ाने में, 10 यूनिट को बढ़ाने में वीट की कितनी यूनिट कम करनी पड़ रही है बेटा, ठीक है, कितनी यूनिट कम करनी पड़ रही है, 30, ठीक है। फिर देख लीजिए 10 यूनिट को बढ़ाने में फिर कितनी यूनिट कम करनी पड़ रही है हमें, 40। तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, देख लीजिए आप, हो रही है ना, 10, 30, 30, 40। इसी वजह से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इंक्रीजिंग की वजह से ही जो पीपीसी कर्व होता है, जो पीपीसी कर्व होता है वो ऑलवेज कॉनकेव होता है। कहाँ से, अपने ओरिजिन से। क्यों होता है, क्योंकि इंक्रीजिंग ओरिजिन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एक एग्जांपल्स और लेते हैं, चलिए, ये समझ नहीं आया तो एक इलस्ट्रेशन और करके बताता हूँ मैं आप लोगों को, सुनिएगा। यहाँ लिखते हैं हम कॉम्बिनेशन, जैसे ए बी सी डी एंड ई एंड बेटा ये एफ, ठीक है। यहाँ लेते हैं वीट, यहाँ लिखेंगे हम राइस, ठीक है बच्चों।
जैसे 0, इसका 0 प्रोडक्शन, इसका 20, फिर 1 2 3 4 5, यानी हम वीट का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और राइस का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, ठीक है ना। 11 6 एंड 0। अब इसकी निकालते हैं हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए वीट की का 1 यूनिट, ठीक है, वीट 1 टन वीट को बढ़ाने में, इसको छोड़ो, 1 टन वीट को बढ़ाने में कितनी राइस का सेक्रीफाइस करना पड़ा, कितने टन राइस का सेक्रीफाइस करना पड़ा, मतलब 2 का। फिर वापस वीट का 1 टन बढ़ाया तो राइस कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, 3। फिर देख लीजिए हमने फिर से वीट का 1 टन बढ़ाया तो राइस कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, 4। फिर वीट 1 टन का गेन किया तो यहाँ पे राइस कितना सेक्रीफाइस हुआ, 5, है ना। फिर 1 टन का गेन हुआ तो राइस कितना सेक्रीफाइस हुआ, 6। अब देख लीजिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है वो किस में है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यही इंक्रीजिंग ऑर्डर बताता है कि जो पीपीसी जो कर्व होता है वो कॉनकेव होता है। क्या होता है, कॉनकेव। कहाँ से, अपने ओरिजिन से। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात पूरी। ठीक, तो ये 2 तो इसके फीचर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम बेटा, शिफ्टिंग या रोटेशन, है ना, ऑफ पीपीसी कर्व। ठीक है ना। शिफ्टिंग, देखो शिफ्टिंग क्या होती है, रोटेशन क्या होता है, ये समझेंगे हम। ठीक है, सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले नंबर फर्स्ट पॉइंट मैं इसमें ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए रिसोर्सेज में चेंज हो जाता है। मैंने अब तक तो कहा था कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन मान लीजिए रिसोर्सेज में चेंज हो गया, है ना, रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, रिसोर्सेज में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब चेंज भी 2 टाइप का होगा, या तो रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे या फिर रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे बेटा, डिक्रीज हो जाएंगे। या तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो यहाँ लिख देते हैं रिसोर्सेज अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा। तो देखिए पीपीसी कर्व देखना कहाँ शिफ्ट होगा, और अगर रिसोर्सेज में कमी आ जाती हैं, यानी जो रिसोर्सेज है वो डिक्रीज हो जाते हैं, ये नीचे एरो डिक्रीज को डिफाइन कर रहा है, ध्यान से समझना आप लोग। जैसे मान लीजिए ये आपका कर्व है, ठीक है, ये है आपका पीपीसी कर्व, ऐसे जाएगा ना, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉमोडिटी y, यहाँ लिख देते हैं कॉमोडिटी x। ठीक है, अब हमारे पास अभी इतने ही रिसोर्सेज है। जैसे ही हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, ये तो गिवन रिसोर्सेज है, कौन से रिसोर्सेज है, गिवन रिसोर्सेज। जैसे ही हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जैसे मान लो अभी मैंने आपको लैंड का एग्जांपल दिया था। अब मान लीजिए हमारे पास लैंड की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब लैंड जितनी थी उससे ज़्यादा हो जाती है, तो हम प्रोडक्शन भी वस्तुओं का ज़्यादा करेंगे। और जब ज़्यादा वस्तुओं का प्रोडक्शन करेंगे तो ऐसी कंडीशन में ये जो कर्व है ना वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये कर्व ऐसे। ठीक है बच्चों,
ये आगे शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ गए हैं, और रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से हम अब हमारी जो कमोडिटीज़ हैं, दोनों कमोडिटीज़ उनका ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो ये जो कर्व होगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना? कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा? ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आगे शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि वैन जो रिसोर्सेज है, जो आपके रिसोर्सेज है वो क्या हो रहे बेटा? आर इंक्रीज्ड हो रहे। रिसोर्सेज क्या हो रहे बच्चों? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। अब सुनिएगा, अगर मैं बात करूं कि रिसोर्सेज हमारे पास पहले की तुलना में कम रह जाते हैं, मतलब जितनी लैंड पहले थी अब लैंड उससे कम है, तो भाई प्रोडक्शन भी कम होगा। ये वाई कमोडिटी, ये एक्स कमोडिटी, और ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब सुनिएगा आप लोग, जब रिसोर्सेज कम होंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, यानी हम एक्स और वाई की एक्स और वाई कमोडिटीज का कम प्रोडक्शन करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपका ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये जो है आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कहलाता है शिफ्टिंग, चेंज इन रिसोर्सेज। या तो रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे या फिर रिसोर्सेज डिक्रीज होते हैं। इंक्रीज होंगे तो आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, क्या चेंज आता है बच्चों? चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूं चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, किस में चेंज आता है बच्चों? टेक्नोलॉजी। हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे हम एक्स वस्तु का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में कर पा रहे हैं, जबकि जो वाई वस्तु है उसका प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है जितना पहले था। देखिए, सबसे पहला केस इसमें लेते हैं हम, नंबर फर्स्ट। ठीक है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ commodity X। कहने का मतलब यह है कि जो मैंने कहा था हमारे पास दो कमोडिटी होगी, भाई दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन ही तो है पीपीसी कर्व। अब उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम x की ज़्यादा मात्रा बना सकते हैं, x की ज़्यादा मात्रा बना सकते हैं, मतलब x का ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, x को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो y कमोडिटी है, y जो वस्तु है उसका जो प्रोडक्शन है वो रिमेन है, उसका जो प्रोडक्शन है वो उतना ही हो रहा है जितना पहले होता था, मतलब फिक्स है, रिमेन। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, सुनिएगा आप लोग। जैसे अब इसका कर्व बनाता हूं मैं, देखिए अब सुनिएगा आप लोग। यहां मैं लिखता हूं x, यहां 0 और यहां y। यहाँ हम लिखते हैं कमोडिटी y, ये कमोडिटी आपकी हो गई y। ठीक है ना, और यहाँ पर आपकी कमोडिटी हो गई बेटा x। ठीक है, अब सुनिए, ये आपका पीपीसी कर्व है। ठीक है, यानी आप अभी
एक्स कॉमोडिटी का इतना प्रोडक्शन कर रहे हो, कितना, इतना, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसको बी नाम दे दूं मैं और ये ए नाम दे दूं, मतलब आप 0 टू बी तक का एक्स का प्रोडक्शन कर रहे हो और वाई का 0 से ए तक का प्रोडक्शन कर रहे हो। अब होगा क्या कि वाई कॉमोडिटी का उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है जितना पहले हो रहा था, देखो रिमेन है, लेकिन एक्स कॉमोडिटी का ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो एक्स कॉमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कॉमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा ये कर्व, ठीक है, जैसे इसको B2 नाम दे दिया, ठीक है, तो आपका कर्व ऐसे बनेगा, फिर ऐसे, क्योंकि बड़ी क्या है, सिर्फ कॉमोडिटी एक्स बड़ी है, कॉमोडिटी वाई तो उतनी है, देखो ये कर्व वापस जाके यहीं मिल रहा है, तो कॉमोडिटी वाई में चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कॉमोडिटी एक्स में चेंज हुआ। अब इसका रिवर्स करते हैं, देखो नंबर 2, नंबर बी देखिए, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी वाई, इस बार वाई कॉमोडिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी एक्स कॉमोडिटी रिमेन है। सुनिएगा, हमारी जो कॉमोडिटी है एक्स एंड वाई, उसमें जो एक्स कॉमोडिटी है उसका प्रोडक्शन रिमेन है, मतलब उसमें उसका प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है जितना पहले हो रहा था, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी में वाई जो कॉमोडिटी है उसको प्रभावित किया और उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज। अब सुनिए ज़रा, अब देखो मैं कर्व बना रहा हूँ, इसका भी ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा ऊपर लेते हैं, देखिए ये हमारी एक्स, ये हमारी वाई कॉमोडिटी, ये एक्स कॉमोडिटी, ये हमारा पीपीसी कर्व हो गया, ये 0, ये यहाँ एक्स और यहाँ वाई लग देते हैं। यहाँ अभी प्रोडक्शन हो रहा है 0 टू बी और यहाँ हो रहा है 0 टू ए का, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बार वाई कॉमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो वाई कॉमोडिटी का प्रोडक्शन अभी तो 0 से ए हो रहा है, हमने बढ़ा के 0 से A1 कर दिया, यहाँ कर दिया A1, लेकिन x का प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रहा है ना, तो ये जो आपका कर्व होगा वो ऐसे आएगा, देखिए ऐसे आके यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि जो है x का प्रोडक्शन अभी भी उतना ही है, क्योंकि हमने सिर्फ y का प्रोडक्शन बढ़ाया है, x का प्रोडक्शन हमने नहीं बढ़ाया है। समझ आ गई बातें? चलिए, तो यहाँ तक अगर चीज़ें समझ आई है तो हम आगे चलते हैं। सुनिएगा, देखिए नंबर 3 लेते हैं हम, सुनिएगा आप लोग। अब क्या है कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो जिसमें दोनों ही जो वस्तुएं हैं, दोनों जो वस्तुएं हैं, दोनों जो कमोडिटीज़ है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी कॉमोडिटी है, दोनों कॉमोडिटी में इंक्रीमेंट होगा, मतलब कॉमोडिटी एक्स भी बढ़ रही है और कॉमोडिटी वाई का प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है, दोनों के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस बार आपका कर्व कैसा होगा, सुनिएगा आप लोग, देखिए यहाँ 0, यहाँ एक्स एंड या वाई, ठीक है, क्लियर।
ये आपका पीपीसी कर्व हो गया, देखिए आप, ये आपका पीपीसी कर्व 0 टू बी और ये 0 टू ए, और ये आपकी वाई कमोडिटी, ये आपकी एक्स कमोडिटी हो गई। अब हुआ क्या, हमने एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ा के B1 कर दिया मान लो, और वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ा के A1 कर दिया। तो अब आपका ग्राफ कैसे बनेगा, आपका कर्व ऐसे आएगा, देखिए ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से आएगा। क्लियर है? तो ये जो है 3 तरीके होते हैं इसके, ठीक है, शिफ्टिंग एंड रोटेशन के। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है, फिर वो क्यों छोड़े, उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए, चलो चलते हैं। एक होता है बच्चों अटेनेबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो ये अटेनेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक पीपीसी कर्व बना रहा हूँ, सुनिएगा आप लोग, यहाँ मैं एक पीपीसी कर्व बना रहा हूँ, ठीक है। ये लीजिए, मैंने एक पीपीसी कर्व बना दिया, x 0 एंड ये y। यहाँ लेता हूँ मैं गुड्स कोमोडिटी y, एंड यहाँ मैंने ले ली कोमोडिटी x, और ये मेरा पीपीसी कर्व है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ बीच में एक पॉइंट है डी, ठीक है। तो अटेनेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होंगे जो पीपीसी कर्व के ऊपर या पीपीसी कर्व के अंदर है, ठीक है। यानी हम इतने रिसोर्सेज अटेनेबल कर सकते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे एक पॉइंट बना दूँ, ठीक है, क्या आप यहाँ तक पहुँच सकते हो? नहीं पहुँच सकते, क्योंकि आपके रिसोर्सेज तो इतने ही हैं, ठीक है। जेब में 50 रुपये है, 75 रुपये कैसे खर्च करोगे आप? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आपके पास रिसोर्सेज इतने हैं, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये अंदर पॉइंट है, ठीक है। आप इतना प्रोडक्शन कर सकते हो, इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो, इतना, लेकिन आप इतना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने चाहिए, जबकि आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं, ठीक है, अटेनेबल जो है रिसोर्सेज, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं बेटा अटेनेबल रिसोर्सेज। क्या कहते हैं इन पॉइंट्स को? अटेनेबल रिसोर्सेज, है ना, या अटेनेबल कॉम्बिनेशन, या हम इसको कह सकते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर लेते हैं, कॉम्बिनेशन, है ना, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो भैया ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? जहां तक हम नहीं पहुंच सकते, जो हमारी पहुंच के बाहर है, ठीक है, इसे कहते हैं अनअटेनेबल, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट, ठीक है, जो पॉइंट पीपीसी कर्व या पीपीसी कर्व के अंदर है, उन्हें हम कहते हैं अटेनेबल रिसोर्सेज या अटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और जो है पॉइंट पीपीसी कर्व के बाहर की साइड में है, ठीक है, जिसे हम पा नहीं सकते, या जहां पर हमारी पहुंचने की औकात ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो इसे हम कहते हैं अनअटेनेबल रिसोर्सेज। क्या कहेंगे? अनअटेनेबल रिसोर्सेज, ठीक है बच्चों, अनअटेनेबल रिसोर्सेज। अब एक छोटा सा पॉइंट और है, वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों, ताकि ये चैप्टर आज अपना कंप्लीट हो जाए।
ठीक है, तो वो भी समझ लेते हैं बच्चों। तो सुनिएगा, देखिए जो इकोनॉमिक्स है, मैंने कहा था भाई इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती है, एक माइक्रो और एक मैक्रो, है ना। लेकिन कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स के दो टाइप और होते हैं। एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, है ना। एक टाइप को हम कहते हैं बच्चे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, है ना। और एक टाइप और होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, है ना, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एक टाइप होता है जिसे कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और सेकंड टाइप को कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती हैं। ठीक है, ये हमें प्रेजेंट के बारे में बताती है। ठीक है, ये हमें अभी वास्तविकता बताती हैं कि अभी क्या चल रहा है, उसके बारे में बात करती हैं। जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो हमें फ्यूचर के बारे में बताती हैं। किसके बारे में बताती कि क्या होना चाहिए, फ्यूचर में क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखूं, ठीक है, मैं लिखता हूं इंडिया इज ए ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया क्या है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, मतलब यहाँ जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, जबकि ये क्या कहता है कि इंडिया को अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि इंडिया शुड बी ए अंडर पॉपुलेटेड कंट्री। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखो मैं इसके बारे में थोड़ा लिखा देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले नंबर पे हम लेते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, है ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो मैं लिखा देता हूं, it deals with its or how the economics problem are actually solved। ये क्या कहता है, ये डील करता है कि वास्तव में इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। ठीक है ना, इसके बारे में बताता है। चलो ये क्या है, एक्चुअल डेटा के बेस पर है। इट बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात करता है, तो किसके बेस पर है, एक्चुअल डेटा के बेस पर है। ठीक है, इट एम्स, इसका एम्स क्या है, टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन of an economics activity क्या है ये, it aims to make real description of an economics activity। ये क्या है, ये हमें सच्चाई बताता है कि आज क्या चल रहा है, मतलब आज की बात करता है। ठीक है, सच्चाई की बात करता है, आज की बात करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
it does not gives any value judgment. It gives final result. फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये हमें कोई भी जजमेंट नहीं देता है, ठीक है, ये हमें कोई भी जजमेंट नहीं देता है, ये हमें एंड रिजल्ट देता है। सिर्फ क्या देता है? एंड रिजल्ट। यानी ये हमें फाइनल कंक्लूजन बताता है। क्या बताता है? फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। ये किसी प्रकार का कोई जजमेंट नहीं देता है, ये हमें एंड रिजल्ट बताता है, मतलब फाइनल कंक्लूजन की बात करता है, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल्स लिखते हैं हम लोग। अभी जैसे मैंने बताया भी था, नंबर फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूं मैं। प्राइजेज आर इंडियन इकोनॉमी आर constantly arising। ये कह रहा है इंडिया की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, बस ये बात बता रहा है। ये नहीं कह रहा है कि इंडिया की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, उन्हें फ्यूचर में कंट्रोल करना चाहिए, ये बात ये नहीं कहता। ये बात कौन कहेगा? ये कहेगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लिखते हैं। एक ही बहुत है यार। चलिए अब हम चलते हैं नंबर 2, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बात करते हैं बच्चों नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती हैं। लिखते हैं, देखिए पहले, इट डील्स विल व्हाट आउट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। ये कहता है कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना चाहिए, ठीक है। ये बात बताता है कौन? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है बच्चों। इसमें देखो हम लिख सकते हैं, इट कैन नॉट वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा, ठीक है। ये एक्चुअल डेटा के साथ वेरीफाइड नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो ये आज का जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो लेंगे। थैंक यू बच्चों।